वेलकम बैक बच्चों। और कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग रहता ही है किस टाइम वीडियो बने और किस टाइम आप देख रहे हो। तो जिस टाइम भी आप देख रहे हो उसी टाइम के लिए मेरी विश आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड। बेटा एटॉमिक मास जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, जैसे 9 से हमने पढ़ना शुरू करा था एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का हमने 1 लिया था, हीलियम का हम 4 लेते आए, लिथियम का 7। ठीक है, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ अभी, ये बात ध्यान देना। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद भी होगा। पर ये एटॉमिक मास कैसे आए उसके बारे में थोड़ा बहुत स्मॉल डिस्क्रिप्शंस हैं, वो तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो एटॉमिक मास जो है यह मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एटम, वो बहुत ही स्मॉल था क्योंकि एटम्स बहुत ही स्मॉल पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। पर आज के टाइम पे एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, एक टेक्निक है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से एटॉमिक मास निकाला जाता है। इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मीट्री। इसको आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, एक कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है। ये हायर लेवल एमएससी बीएससी लेवल पर आपको पढ़ने को मिलेगी थोड़ी डिटेल में। तो इसमें एटॉमिक मास का आज के टाइम पर कुछ एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है। जब 19वीं शताब्दी थी, जो साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते थे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम रिलेटेड टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन। तो एक्सपेरिमेंटल के द्वारा एक एटम के द्वारा दूसरे एटम का मास पता किया करते थे। उस वक्त हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम माना जाता था लाइट वेट में, और उसको अपने आप से एक एटॉमिक मास दिया था ओनली 1, कोई यूनिट नहीं थी उस टाइम। 19th सेंचुरी की बात है। पर अदर एलिमेंट्स आर असाइन मासिस रिलेटेड टू इट, और अदर एलिमेंट का मास उसके रिस्पेक्ट में दिया जाने लगा। पर जैसे ही टेक्निक आई, 20th सेंचुरी आई, तो आज के टाइम पर कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड मानकर एटॉमिक मास निकालना शुरू करा। ये बात थी 1961 की। कार्बन 12 एक तरह से आइसोटोप था कार्बन का, और उसको लिखा जाता था C12। इस सिस्टम के अंदर C12 जो है असाइन किया गया मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। इसकी यूनिट दी गई AMU कार्बन 12 को। मास ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्ड। जितने भी अदर एलिमेंट थे सबका मास इसी स्टैंडर्ड से देने लग गए। 12 मतलब कार्बन 12 से निकालकर AMU लिखना शुरू कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर 1 AMU का मतलब क्या था? AMU का मतलब था मास एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब वो मास वो इक्वल है किसके? 1/1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब 12 कार्बन जो है उसके एटम का जो मास था उसके 1/12वें भाग के बराबर जो वैल्यू थी वो AMU कहलाई। बेटा दोबारा से सुनो, कार्बन एटम का जो भी मास था उसका 1/12वां भाग करोगे, मतलब कार्बन के एटम का मास को 12 से डिवाइड कर दिया तो एक AMU की वैल्यू निकल के आई। ये वैल्यू थी 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत ही कम मात्रा में, कम अमाउंट था, इसलिए AMU देने लगे। कार्बन को स्टैंडर्ड माना, ये बात ध्यान देना। ये क्यों माना है, ये हायर लेवल की बातें हैं, पर आपको यहाँ समझना है कि कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड लिया
और कार्बन के एटम का मास को 12 से भाग करके AMU की वैल्यू निकाली गई। दैट्स ए स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर अब आप देखो, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.6 × 10⁻⁻24, लगभग दोनों की वैल्यू बराबर ही है लगभग। तो ये वैल्यू 1/12 में भाग के बराबर थी। अगर आप कार्बन के एटम का मास निकालना चाहते हो बेटा, इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कार्बन के एक एटम का मास निकल आएगा। अब यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ AMU निकालना चाहते हो, हम ये लिखते हैं 1, यहाँ पर जो मैंने लिखी है बेटा, यहाँ पर 1, 4, 12, इनके पीछे हम AMU भी लगाते हैं। जैसे हीलियम 4 का मतलब बेटा AMU लगाना पड़ता है। अब AMU ज़्यादातर आपको किताबों में लिखा मिलेगा, पर बेटा AMU नहीं भूलना आपने। AMU क्या होता है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। बेटा ये पूरा इसका मास है, क्योंकि एटम का मास जब हम लिखते हैं वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये होगा, पर ये नहीं लिखा मिलेगा आपको बेटा, इसकी जगह क्या मिलेगा? AMU, क्योंकि AMU एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के बराबर निकाल ली गई। क्योंकि इतनी वैल्यू को हम याद रखना पॉसिबल नहीं होगा, हर किसी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत रहेगी, बार बार वैल्यू बदलती रहेगी। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने AMU को फिक्स करके हर एक एलिमेंट का मास निकालना शुरू कर दिया। जैसे ऑक्सीजन का हम 16 लिखते हैं बेटा, 16 AMU लिखते हैं, ये यूनिट है, ये बात ध्यान देना। AMU की कोई ना कोई वैल्यू है जो हमने यहाँ पर दिखाई है आपको, 1.66 × 10⁻⁻24। बेटा ये AMU की वैल्यू याद रख लेना। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया गया। पर आज के टाइम पर जो टेक्निक जो यूज होती है बेटा, उसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये बात ध्यान है, यहाँ पर जो हमने बातें बताई हैं ये सारी टेक्निकल्स या स्टैंडर्ड टर्म्स जो ली जाती हैं इस एटॉमिक मास को बताने के लिए। अब एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का हम लेते हैं 16, वैसे रियल में 15.995 AMU एवरेज ले लिया 16। अब AMU को भी फर्दर रिप्लेस कर दिया गया U के द्वारा। अब ज़्यादातर आपको AMU नहीं लिखा मिलेगा, U लिखा मिलेगा। U का मतलब था यूनिफाइड मास या फिक्स मास। पहले AMU को बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, अब क्या ये फिक्स हो गया ना, इसलिए यूनिफाइड मास नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ आ गई बेटा? काफ़ी एलिमेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन IIT में आया था कि एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब। जैसे हम क्लोरीन का मास लेते ज़्यादातर 35.5। बेटा 35.5 ही क्यों लेते हैं? अब काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि क्लोरीन के आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, डिफरेंट मास है, सेम एटॉमिक नंबर है। जब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उसे हम क्या नाम बोलते हैं बेटा? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप के केस में यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कारण ये था कि क्लोरीन 35 वाला 3 और ये वाला 1, मतलब आप 3:1 में ये रहना पसंद करते हैं। अगर ये 75% है तो ये 25% मिलेगा, 75 और 25, तो ये रेशो थी एयर के अंदर। तो फिर काफ़ी साइंटिस्ट ने इस रेशो को समझा और समझने के बाद इनका एक एवरेज एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया, जिसमें क्या आ गया? 35.5। ये एक फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? 35 एटॉमिक मास ऊपर कितने परसेंट कितनी रेशो है? 3। ये 37 कितना था रेशो? 1, और 3 + 1 कितना होता है बेटा? 4। तो टोटल इसको कैलकुलेट करोगे 35.5, तो बेटा ये एवरेज एटॉमिक मास आता है। काफ़ी एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेगा। इसका कारण आपने याद रखना है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक जो एलिमेंट जो आइसोटोपिक नेचर में पाया जाए, आइसोटोप की फॉर्म में पाया जाए, उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में मिलेगा। अंडरस्टैंड? समझ आया बच्चों? जिसका एटॉमिक मास
फ्रैक्शन में पाया जाता है उसका मतलब है वो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से कार्बन 12 देखने को मिला, कार्बन 13, कार्बन 14, इनकी रिलेटिव अबंडेंस अलग अलग है तो मास भी अलग अलग मिलेगा। किसी का 12, 13.4, 14 पॉइंट। बेटा ये है, अगर इनका ये एटॉमिक मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, जब इन सब का एटॉमिक मास मिलाया गया, आपस में कैलकुलेट किया गया, ये परसेंटेज की टर्म में, ये सेकंड फॉर्मूला है। इससे पहले वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने वो अलग फॉर्मूला है। जब आपको 3:1 रेशो में मिले तो ये वाला लगाना है। अगर आपको परसेंटेज में मिलता है, अबंडेंस मिलती है 75, 25, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जो एटॉमिक मास दे रखा होगा बेटा परसेंटेज में है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, 100 से इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई रहेगा एटॉमिक मास, और ये सेम इसी तरह सम करके 12.011 U आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज है तो इसको परसेंटेज की टर्म में निकाला गया है, तो एवरेज ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में ये तो कुछ हमें जो भी मैंने बताए थे, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रख के उनको कंबाइन कर दो तो इससे मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। पर जो अब हम मॉलिक्यूलर मास सीखना है आपने बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर मास पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा, कार्बन का आपको कितना है याद रखना है, 12। फ्रैक्शन में है, पर फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको गिवन हो तो आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन का कितना है 4, तो कितना होगा बेटा 16 U लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेंजीन। अभी 10th क्लास में आपने बेंजीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, C6H6। कार्बन 6, कार्बन 12 तो होते हैं बेटा, गुना में 6 कर दो, क्योंकि 6 कार्बन है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 गुना में 1, तो कितना हो गया 12 को मल्टीप्लाई करोगे 72 + 6 कितना होगा 78 U। U लगाना मत भूलना बेटा, U मीन्स यूनिफाइड मास। उसके बाद है ग्लूकोज का लेते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे या मोलर मास भी बोलते हैं, 12 गुना में 6 + 1 × 12 + 6 × 16, क्योंकि एक एटम का 16 है, जब इसको सम करोगे 180 U आएगा। इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर मास बेटा गलत नहीं निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड होंगे। इस तरह से आप पानी का भी दे रखा है, और ये ग्लूकोज का हमने करवाई दिया, क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पर 180 U आएगा। अब मॉलिक्यूलर मास की जगह एक और हम लेते हैं फॉर्मूला मास। व्हाट इज फॉर्मूला मास? ऑलरेडी 9th क्लास में था बेटा ये। बेटा 9th क्लास में काफ़ी बच्चों का बेस कमज़ोर रह जाता है, छोटी छोटी बातें रहती हैं, शायद हर कोई ना करवा पाए। देखो बेटा, फिर आपको समझना ज़रूरी है, या आपका कोई बहन या भाई 9th क्लास में है तो आप उनको पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जो सीख रहे हो वो सेम टॉपिक्स हैं, उनको भी आप अच्छी तरह करवा सकते हो। अब बेटा ये फॉर्मूला मास जो वर्ड आया, फॉर्मूला मास ज़्यादातर किसके लिए निकाला जाता है? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर्मूला मास NaCl। सोडियम का होता है कितना 23, क्लोरीन का होता है 35.5। मैंने मोलर मास जो निकालना है एक तरह से, तो कितना हो गया 58.5 U। आप सोच रहे होगे बेटा तरीका तो वही है ना, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला, पर यहाँ पर इसको फॉर्मूला मास क्यों दिया? अब क्वेश्चन तो ये है, कई बच्चों के समझ आ चुका होगा, कईयों के नहीं आया। अब देखो नाम अलग कर दिया, सेम तरीका है, आंसर भी सेम निकलेगा, पर फॉर्मूला मास देने का कारण ये है क्योंकि NaCl कोई एक जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा बेटा, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है ये वाला, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? 3D की फॉर्म में मिलते हैं बेटा, जिसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, ये 3 डायमेंशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसीलिए जो मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक का मतलब आप ये ले लो, कोई भी सोल्ट हो, NaCl, KCl,
कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। बेटा ये सोल्ट हैं सारे, आयनिक होते हैं, ध्यान रखना। सोल्ट जो आयनिक होते हैं इनका हमेशा हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। किनका, सोल्ट का। देखो बेटा ये जो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप इनको बार बार सुने। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को कॉल करें, मेरे को मैसेज करें, तो आपके फ़ायदे के लिए। कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक जैसे क्लास में रिकॉर्ड करते हैं, क्लास में करते हैं, तो एक बार समझाया जाता है। तो बेटा ये परमानेंट आपको आपके लिए रहेगा, पूरे साल के लिए रहेगा। यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज रहा हूँ कि कभी व्हाट्सएप के द्वारा मैं भेजूँ आपको, वहाँ पर डिलीट करना पड़ता है, मोबाइल की सारी मेमोरी फिल हो जाती है तो डिलीट करें, तो फिर वापस टॉपिक समझना हो तो आपके मोबाइल की सारी मेमोरी डाटा फिल हो चुका है। तो इसलिए मैं ये बनाकर एडवांस में बनाता हूँ आपके लिए, आधा आधा घंटा, एक घंटा बैठकर फिर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, फिर आपको लिंक भेजता हूँ। तो आप कितना भी मर्जी, चाहे इनको बीच में रोक रोक कर देखो या कैसे देखो, तो आपके लिए ही है। तो बेटा ध्यान से जो बात समझना है दोबारा से भी आप इसको देख सकते हो। तो हमने क्या बताया कि ये 3 डायमेंशन, देखो ये मॉलिक्यूल जो डायग्राम है एक क्यूब की फॉर्म में है, और एक क्यूब की फॉर्म में एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम। ये जो अंदर छोटे एटम है सोडियम, बड़े एटम कौन से हैं, क्लोरीन। तो एक क्यूब की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो 3 डायमेंशन में हम इनको क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास बोला जाता है। ठीक है, तरीका निकालने का वही सेम है। जब हम NaCl की बात करते हैं ना, तो एक बात आपको याद रखनी है कि 1 सोडियम एटम के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एटम पाए जाते हैं, और 1 क्लोरीन एटम के सराउंडिंग में 6 सोडियम एटम पाए जाते हैं। ये वाइस वर्सा का मतलब है जैसे रिपीटिंग रहेगा, 1 सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम, और सेम मतलब 1 सोडियम के सराउंडिंग में 6 हैं। और सेम इसी तरह से जैसे आप ये देखो, मान लो यहाँ पर सोडियम है, इसके सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एटम है। ठीक है, अच्छा बच्चा देखो बच्चों, सोडियम के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एटम, सेम कर दो, बीच में क्लोरीन कर दो, साइड में सोडियम आ जाएंगे। तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में ऐसा देखने को मिलता है, वो भी 3 डायमेंशन के अंदर। ज़्यादातर आयनिक फॉर्म ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कुछ होमवर्क है आपके लिए, मोलर मास निकाल के रखना अपनी नोटबुक पर। जैसे सुक्रोज ले लो, C12H22 सुक्रोज, ये बेटा चीनी का फॉर्मूला है, कार्बन 12 H22O11। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड का निकाल के रखो, याद रखो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का। ठीक है, उसके बाद है कॉपर सल्फेट का मोलर मास याद होना चाहिए, जिंक सल्फेट का। बेटा ये होमवर्क है आपके लिए, ज़रूर निकाल के रखना। उसके बाद है C2 इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH। बेटा ये केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये गाड़ियों के रेडिएटर में डलता है, रेडिएटर, इसको हम कूलेंट भी बोलते हैं। गाड़ी इंजन को ठंडा रखने के लिए केमिकल आजकल डाला जाता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मोलर मास कैसे निकालोगे बेटा, इसको कंबाइन कर देना। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 2 4, और इधर 2 हो गए 6 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। बेटा कंबाइन करके निकाल लेना। कार्बन का कितना है 12 दूनी 24, 6 16 दूनी 32। ठीक है बेटा, इस तरह से ही निकल जाएंगे। उसके बाद 7वां एग्जाम्पल रहेगा ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH। बेटा ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जो ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा यूज होती है, मसूड़े जब फूल जाते हैं, ग्लिसरीन हो गए। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहाँ पर KCl का ले लो। उसके बाद है KCl के अलावा HCl ले लो, एसिड ले सकते हो। उसके बाद है NaOH। बेटा ये ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे वो अगर इनका मोलर मास आपको फटाफट निकालना आता तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आप इतना ही आज के लिए करो। आज 20 मिनट्स की वीडियो बन पाई है। आगे जो टॉपिक बचे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होंगे, अभी उसमें भी 2-3 वीडियो और बनेंगी। ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, थोड़ा 2-3 वीडियो और बनेंगी बेटा फर्स्ट चैप्टर में। थोड़ा लेंथी चैप्टर हैं वैसे +1 क्लास के, थोड़ा इट मेक्स लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप कंटिन्यूस वीडियो से अपना बेनिफिट लो और अपने नोट्स तैयार करो,
और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताओ।